ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। आज का हमारा लेक्चर नंबर 18 है हमारी लेक्चर सीरीज़ का। जैसा कि आपको पता है, हमने 8th क्लास पॉलिटिकल साइंस के ऊपर जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसमें हम अभी तक 17 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। और आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 18 है। हमने 9th चैप्टर कंप्लीट किया, हमने 10th चैप्टर कंप्लीट किया, और अब हम 10th चैप्टर के जो हमें 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आज वो हम करेंगे। और आई होप कि आप इस लेक्चर को एंजॉय करोगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है? इमेजिन यूर सेल्फ to be a worker working in a chemical factory which has received order from government to move to a different site 100 kilometer away from the present location. Write about how your life would change. Read out your response in the classroom. ये जो क्वेश्चन है ये भी एक्टिविटीज बेस्ड है, यानी आपको इसमें एक्टिविटीज करनी है। ये बोल रहा है कि आप इमेजिन करो कि आप एक वर्कर हो वर्किंग केमिकल फैक्ट्री के अंदर। यानी आप एक वर्कर हो, केमिकल फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हो। आपकी जो केमिकल फैक्ट्री है वो, उसको गवर्नमेंट ऑर्डर करती है कि आप अपनी केमिकल फैक्ट्री को 100 किलोमीटर अपनी प्रेजेंट लोकेशन से दूर ले जाओ। तो आप बताओ कि आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ने वाला है। और इस जो आपका रिस्पांस है, जो आपका आंसर है, अपनी क्लासरूम के अंदर इसको पढ़कर सुनाओ कि आपका क्या आंसर है। तो अगर हम इसके जो ये एक्टिविटीज़ है, अगर हम इसको इस क्वेश्चन को देखें, तो ये क्वेश्चन हमसे यही पूछता है कि आपकी लाइफ पर क्या चेंज आएगी रीलोकेशन से। तो वैसे बात है कि हमारी जो लाइफ है उस पर बहुत सारी चेंज आएगी, खासकर हमारी जो फैक्ट्री है उस पर बहुत सारी चेंज आने वाली है। पहले अगर हम बात करें जो फैक्ट्री जहाँ जहाँ से इसको रिलोकेट किया जाएगा, वहाँ पर इस फैक्ट्री के जो असरात थे, यानी जो पोल्यूशन हो रही थी, वो कम हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पर बहुत सारी जो जॉब्स जो थी वो लोग लूज़ कर लेंगे। और जो इस फैक्ट्री की वजह से लोग कुछ कमा रहे थे, उनकी लाइफ पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगी और आपकी लाइफ पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। और जहाँ पर ये फैक्ट्री जाएगी वहाँ पर पोल्यूशन होगा, वहाँ पर दूसरी तरफ वहाँ पर जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी। तो ये कुछ फैक्ट थे, और ये जो क्वेश्चन है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ये एक्टिविटीज़ बेस्ड क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, राइट ए पैराग्राफ ऑन द वेरियस रोल ऑफ गवर्नमेंट दैट यू हैव रीड, 1 मिनट प्लीज, दैट यू हैव रीड अबाउट इन दिस यूनिट। यानी आप इस यूनिट के अंदर आपने जो गवर्नमेंट के रोल पढ़े, यानी गवर्नमेंट के क्या क्या रोल हैं, उन पर एक पैराग्राफ लिखो। उन पर एक पैराग्राफ लिखो कि गवर्नमेंट के क्या क्या काम हैं, क्या क्या रोल हैं। अगर हम गवर्नमेंट के रोल की बात करें, गवर्नमेंट के कामों की बात करें, तो हम एक एक करके गवर्नमेंट के काम देखेंगे। हमने अपने जो पिछले जो हमारे लेक्चर थे उसमें भी हमने अच्छी तरह पढ़ा था कि गवर्नमेंट के क्या काम होते हैं, सरकार क्यों होती है। सरकार का पहला जो काम होता है कि वो पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिस तरह हेल्थ केयर, सैनिटेशन और वाटर सप्लाई। और गवर्नमेंट जो होती है ये इन चीज़ों को इंश्योर कराकर प्राइवेट कंपनी को इन चीज़ों को ओवरटेक नहीं करने देती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो होती हैं वो इसमें हाई प्राइस रखती हैं, और जो गरीब लोग हैं वो इसको फिर बाद में खरीद नहीं सकेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करें, जिस तरह हमने पढ़ा था पब्लिक फैसिलिटी जो चैप्टर था 9 के अंदर, उसमें हमने वाटर के बारे में पढ़ा था कि किस तरह जो प्राइवेट कंपनी है वो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए वाटर जो है बोटलेड वाटर बेचते हैं, टैंकर्स बेचते हैं, और अमीर लोग इनको लेते हैं, लेकिन गरीब लोग फिर भी इन चीज़ों से रह जाते हैं। दूसरा जो है गवर्नमेंट का रोल वो है इन्फोर्सिंग द लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। यानी जो चाइल्ड लेबर है उसके अगेंस्ट बहुत सारे लॉज गवर्नमेंट इन्फोर्स करती है। जिस तरह हमारे पास चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट जो है वो बना हुआ है, और भी बहुत सारे एक्ट हैं बने हुए। तो गवर्नमेंट का काम ये भी है कि ये ऐसे लॉज इन्फोर्स कराती है जहाँ पर चाइल्ड लेबर को रोका जाए। यानी बच्चों को, जो 14 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करने से रोका जाए, यानी हैज़र्ड्स फैक्ट्री जो ख़तरनाक फैक्ट्री होती हैं उनसे रोका जाए। तो ये भी गवर्नमेंट का एक काम है। उसके बाद जो गवर्नमेंट का काम है वो है फिक्सिंग मिनिमम वेजेस
फॉर वर्कर एंड रिवाइजिंग इट फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी जो वर्कर हैं उनके लिए मिनिमम वेजेस मिनिमम वेजेस को फिक्स करना। मिनिमम वेजेस क्या होता है, हमने पढ़ा है अपने लेक्चर के अंदर। मिनिमम वेजेस का मतलब होता है गवर्नमेंट एक एक लिमिट बनाती है जिस हिसाब से हर एक जो एम्प्लॉयर होगा वो एम्प्लॉइज़ को, अपने जो एम्प्लॉइज़ होंगे उसके, उनको वो वेजेस प्रोवाइड करेगा। हर सूरत में उतनी वेजेस उनको प्रोवाइड करनी ही करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें और दूसरा ये होता है कि इन जो जो लॉज होते हैं इनको टाइम टू टाइम रिवाइज करना भी गवर्नमेंट का काम है। उसके बाद जो गवर्नमेंट का काम जो है वो ये भी होता है कि लॉज जो वर्किंग प्लेस के सेफ्टी की बारे में जो लॉज बात करते हैं उनको इन्फोर्स कराना गवर्नमेंट का काम है, उनको इम्प्लीमेंट कराना गवर्नमेंट का काम है। उसके बाद गवर्नमेंट का काम एक और है कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसे लॉज इन्फोर्स कराती हैं, ऐसे लॉज इम्प्लीमेंट कराते हैं जो लॉज इन्वायरमेंट की सेफ्टी की बात कर रहे हों। ऐसे लॉज भी गवर्नमेंट इन्फोर्स करवाती है। उसके बाद गवर्नमेंट ऐसे लॉज भी इंश्योर कराती है, ऐसे लॉज भी इम्प्लीमेंट कराती है जो लॉज कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। यानी कंज्यूमर जो होते हैं, जिस तरह हम किसी दुकान पर जाते हैं, वहाँ से कुछ चीज़ हम लेते हैं, अगर वो जो दुकान वाला होगा वो हमें वो चीज़ हायर प्राइस में देगा तो गवर्नमेंट लॉज बनाती है इसके रिलेटेड कि जो भी पर्सन ऐसा काम करेगा उसको पनिशमेंट होगी। तो इसलिए कंज्यूमर के जो इंटरेस्ट होते हैं उनको बचाने के लिए कंज्यूमर फॉर्म बनाया गया है, फिर कंज्यूमर कोड बनाया गया है। वहाँ पर इनके अगेंस्ट केस स्यू किए जाते हैं और इन लोगों को वहाँ पर सज़ा मिलती है जो भी कंज्यूमर के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ जाएगा। और जो आवर प्राइसिंग जो हो रही है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, आवर प्राइसिंग जो मार्केट के अंदर होती है या फिर जो चीज़ें होती हैं उनकी अगर स्टैंडर्ड की बात की जाए तो इस तरह के लॉज भी गवर्नमेंट बनाती है इनको रोकने के लिए, आवर प्राइस को रोकने के लिए, स्टैंडर्ड को बचाने के लिए, स्टैंडर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। यानी जो गुड्स होती हैं, जो प्रोडक्ट्स होती हैं, उनके स्टैंडर्ड को बचाने के लिए ऐसे लॉज भी बनाए जाते हैं। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट का और क्या काम होता है और क्या रोल है, तो पुनिशिंग ऑर्गेनाइजेशन वट डू नॉट विच डू नॉट फॉलो पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट अगेंस्ट पोल्यूशन। यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसे लॉज, ऐसी पॉलिसीज़ फॉलो नहीं करती जो पॉलिसीज़ इन्वायरमेंट की पोल्यूशन के अगेंस्ट हों, जो पॉलिसी इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से बचाते हों। ठीक है ना, इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से जो पॉलिसीज़ बचाती हैं, ऐसी पॉलिसीज़ को अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन फॉलो नहीं करता है तो गवर्नमेंट का काम होता है कि उसको पुनिश करना। तो ये कुछ रोल थे, मेजर रोल, जो हमने स्टडी किए अपने इस क्वेश्चन के अंदर। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा और आप अपने एग्ज़ाम में इसको इससे भी अच्छी तरह से लिख सकते हो। अब हम अगर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनवायरनमेंट, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनवायरनमेंट प्लीज, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनवायरनमेंट पोल्यूशन इन योर एरिया। यानी आपके एरिया के अंदर एनवायरनमेंट पोल्यूशन जो हो रही है उसके सोर्सेज क्या हैं, वो किन किन चीज़ों से हो रही है। डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर, सॉइल। खासकर आपको एयर, वाटर, सॉइल की जो पोल्यूशन है उसके बारे में बात करनी है, उसके बारे में बात करनी है कि इनकी पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं। व्हाट आर स्टेप बीइंग टेकन टू रिड्यूस पोल्यूशन। कौन कौन से स्टेप जो पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए लिए जाएं। कैन यू सजेस्ट सम अदर मेजर्स। क्या आप कुछ और तरीके भी बता सकते हो। तो हम अपने आंसर की ओर बढ़ते हैं। हमारा आंसर क्या कहता है, जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन हमारे एरिया के अंदर जो सोर्स हैं, जो वेरियस सोर्स हैं एनवायरनमेंट पोल्यूशन के, वो हमने नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, सो पहला जो सोर्स है वो है स्मोक, यानी धुआं, फ्रॉम फैक्ट्रीज, व्हीकल्स दैट रन ऑन पेट्रोल एंड डीजल। यानी वो फैक्ट्री वो व्हीकल्स जो और वो फैक्ट्रीज जो पेट्रोल पर और डीजल पर चलती हैं, उनसे जो स्मोक निकलता है वो एयर को पोल्यूट करता है, तो एयर पोल्यूशन का सोर्स क्या हुआ, हमारे पास एयर पोल्यूशन किसकी वजह से होती है। ये जो धुआं हमारी फैक्ट्री से निकलता है, हमारे व्हीकल से निकलता है, जो व्हीकल्स और फैक्ट्री पेट्रोल और डीजल के ऊपर रन करती हैं, तो ये हमारी एयर पोल्यूशन का एक सोर्स बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें जो वाटर पोल्यूशन का मेन जो काज है वो है केमिकल फर्टिलाइजर एंड गार्बेज फ्रॉम फैक्ट्रीज, फार्म्स एंड हाउसेस। यानी जो केमिकल फर्टिलाइजर जो फैक्ट्रीज से निकलते हैं और
जो गार्बेज जो हम फैक्ट्री से निकालते हैं, जो हम खेतों से निकालते हैं, जो हम हाउसेस से निकालते हैं, उनसे हमारा पानी तबाह होता है, हमारी जो ग्राउंड वाटर है वो ख़राब होता है, जिसको हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। तो हमें पता चला कि वाटर पोल्यूशन का सोर्स क्या है। वाटर पोल्यूशन का सोर्स ये हुआ। जो नेक्स्ट जो हमारा जो पार्ट, जो हमारा सी पार्ट की अगर हम बात करें, सोयल इज़ पोल्यूटेड बाय द पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, यानी सोयल जो हमारी है वो किससे पोल्यूट होती है? पेस्टिसाइड्स और जो फर्टिलाइजर हैं उनसे पोल्यूट होती है। दैट आर यूज टू ग्रो क्रॉप्स आर बाय गार्बेज डंप्ड बाय ह्यूमंस आर बाय फैक्ट्री वेस्ट, यानी जो ह्यूमन और जो फैक्ट्री वेस्ट, जो ह्यूमन जो गार्बेज डंप करते हैं और जो फैक्ट्री वेस्ट होता है ये सोइल को पोल्यूट करते हैं, और जो पेस्टिसाइड जो फर्टिलाइजर होते हैं ये सोइल को पोल्यूट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या स्टेप हैं हमारे इस पोल्यूशन को रोकने के लिए। हम उन स्टेप को एक एक करके रीड करने वाले हैं। वेरियस लॉज विच हैव एनफोर्स टू कीप ए चेक ऑन एनवायरमेंटल पोल्यूशन, कुछ ऐसे लॉज जिनसे एनवायरमेंट पोल्यूशन को चेक किया जाए, कंट्रोल किया जाए। तो उसमें सबसे पहले आता है प्रमोशन ऑफ सीएनजी व्हीकल्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, यानी सीएनजी व्हीकल्स जो हैं इनको प्रमोट किया जाए, यानी जो व्हीकल्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के ऊपर चलती हैं इनको क्या किया जाए? प्रमोट किया जाए। गवर्नमेंट इनको इनको प्रमोट करे, इनको इनक्रेज करे, तो इससे इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो है वो एयर पोल्यूशन खासकर बच सकती है। उसके बाद जो स्टेप है वो ये है कि स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट कंपनीज हु वायलेट एनवायरमेंटल लॉज, यानी उन कंपनीज के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएं जो कंपनीज एनवायरमेंट लॉज को वायलेट करती हैं। ये भी एक स्टेप है, ये भी एक तरीका है, एक मेजर है। अब अगर हम बात करें कि कोई भी लॉ तब तक एनवायरमेंट पोल्यूशन को क्लीन नहीं कर सकता, एनवायरमेंट को पोल्यूशन फ्री नहीं कर सकता, जब तक हर इंडिविजुअल सोसाइटी के अंदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले इस काम को करने के लिए। यानी एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए हर एक इंडिविजुअल, हर एक बंदा, हर एक इंसान, हर एक सिटीज़न अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ना ले तो तब तक एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन नहीं हो सकती। और हर एक बंदा एनवायरनमेंट को वॉलंटियरली साफ़ करने की कोशिश करे, पोल्यूशन को वॉलंटियरली बचाने की कोशिश करे पोल्यूशन से एनवायरनमेंट को। तो ये हमने कुछ स्टेप पढ़े और कुछ हमने रोल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा। सो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अब हम अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की। सो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है हाउ वाज एनवायरनमेंट ट्रीटेड एर्लियर, पहले एनवायरनमेंट को कैसे ट्रीट किया जाता था, व्हाट हैज़ बीन द चेंज इन द परसेप्शन, तो उसके बाद चेंज क्या आई एनवायरनमेंट को लेकर आप डिस्कस कीजिए। सो चलो हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम एनवायरनमेंट की जो पहले की बात करें, एनवायरनमेंट को पहले एज एक फ्री एंटिटी जो ट्रीट किया जाता था, यानी इंडस्ट्री इसको आसानी से और इंडिविजुअल इसको आसानी से पोल्यूट कर देते थे एनवायरनमेंट को। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने के ऊपर। हर एक पर्सन इसको आकर ख़राब करके चला जाता था, कोई भी फैक्ट्री इसको ख़राब करती थी। कुछ लॉज थे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए, लेकिन वो ना होने के बराबर थे और वो फुल्ली इन्फोर्स भी नहीं थे। और गवर्नमेंट जो है वो किसी किस्म की अटेंशन और किसी किस्म का किसी किस्म की अटेंशन नहीं देती थी एनवायरनमेंट को सेफ यानी सेफ करने के लिए। तो ये एनवायरनमेंट की पहली कंडीशन थी जो हमने देखी। लेकिन अगर हम आज की बात करें, अब की बात करें, तो अब एनवायरनमेंट के जो लॉज हैं इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं। एनवायरनमेंट के इशू को लेकर बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं। गवर्नमेंट ने नए लॉज एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस किए। जिस तरह हमारे पास स्वच्छ भारत अभियान है। स्वच्छ भारत अभियान एक बहुत बड़ा अभियान है जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। उसके बाद जो कोर्ट है उसने अपनी वेरियस जजमेंट के अंदर जो राइट टू हेल्थी एनवायरनमेंट है इसको अपहोल्ड किया और इसको एज ए फंडामेंटल राइट यानी राइट टू लाइफ के अंदर माना। राइट टू लाइफ इसको कंसिडर किया, राइट टू हेल्थी एनवायरनमेंट को। और बहुत सारे लॉज बनाए जिससे पोल्यूशन चेक की जाए और एनवायरनमेंट जो रिवर है उनको क्लीन किया जाए। गवर्नमेंट जो है ये अब फाइन इम्पोज करती है उन पर्सनस के ऊपर, उन वायलेटर के ऊपर जो हमारे प्रीशियस एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं, जो हमारे प्रीशियस एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं।
सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने अभी इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया। सो ये था हमारा चैप्टर 10 के ऊपर जो आज का फाइनल लेक्चर। तो आई होप आपने हमारे इस लेक्चर को अच्छी तरह एंजॉय किया होगा, और जितने भी लेक्चर हमने चैप्टर 10 के ऊपर बनाए जो टर्म सेकंड के अंदर आते हैं, आपने इसको अच्छी तरह पढ़ा होगा, और आपको अब आप अपना जो टर्म सेकंड का एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छी तरह जाकर इसको लिख सकते हो। सो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने जो फ्रेंड हैं उनके अंदर इसको शेयर कीजिए सबको, और हमारे लेक्चर को आप लाइक कीजिए।